Yesterday we talked about the data integrity. Whenever we are going to create the table, we must talk about the data integrity. अगर आप data integrity नहीं करेंगे वहाँ पे, तो कल जो हमने टेबल देखी थी वहाँ पे क्या हो रहा था कि आप सेम डेटा बार बार इंसर्ट कर पा रहे थे. तो अगर आप बार बार एक ही डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड द रिडंडेंसी. हेलो, दैट कॉल्ड द डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब आप जो रिपीटेड डेटा है उसे आप बार बार इंसर्ट कर रहे हो. और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीबीएमएस में जो बताया गया दैट इज कॉल्ड द डेटा इंटीग्रिटी. और इसे हम इन टर्म्स ऑफ दूसरे अगर बातें करें तो कंस्ट्रेंट की बात करते हैं. कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन ऑन योर डेटाबेस. रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस की व्हाट टाइप ऑफ द वैल्यूज यू आर गोइंग टू इंसर्ट इन द टेबल. तो यहाँ पर 3 टाइप्स मेन हम यहाँ पे देखना है. एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा है डोमेन इंटीग्रिटी, तीसरा है रेफरेंशियल. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली बताऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. यस्टरडे वी सॉ दैट एंटिटी इंटीग्रिटी में हमने क्या लगाया था, प्राइमरी की इस्तेमाल करी थी, नॉट नल किया था. व्हेन वी अप्लाइड द प्राइमरी की तो आपने देखा था कि जो रोल नंबर था, क्योंकि हमने जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगाई थी उसमें रोल नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते थे. आई मीन कस्टमर आईडी डाल रहे थे तो कस्टमर आईडी यूनिक होगा. एवरी टाइम इट टेल यूनिक वैल्यू, इट डज नॉट टेक द डिफरेंट वैल्यू, सॉरी सेम वैल्यू नहीं लेगा. डोमेन इंटीग्रिटी, वेन एवर वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल वी ऑलवेज डिफाइन सम साइज ऑफ द डेटा टाइप. लाइक अगर मैंने रोल नंबर लिया था तो रोल नंबर मैंने 4 डिजिट का इस्तेमाल किया था. नाम के लिए मैंने 10 लिया था, एड्रेस के लिए 20 लिया था साइज. दैट कम्स अंडर द डोमेन इंटीग्रिटी. आई टोल्ड द डोमेन इंटीग्रिटी क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन. तो ये तीनों चीजें आज हम यहाँ पर एक टेबल की मदद से देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपके पास सपोज ये एक टेबल है, ये टेबल ऑलरेडी मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए. तो इस टेबल में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें हैं सब लोग एक बार रीड कर लो. यहाँ पर देखो मैंने रोल नंबर ले रखा है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, फीस है, कॉलेज कोड है, कॉलेज नेम एंड कॉलेज एड्रेस. आई टुक दिस एग्जाम्पल बिकॉज यू गाइज नो कि व्हाट द इंफॉर्मेशन वी आर स्टोरिंग फॉर द स्टूडेंट. लाइक मिनिमल इंफॉर्मेशन आई एम स्टोरिंग इन द कॉलेज, कि अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहा तो हमें एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कॉलेज में एक डेटाबेस में बनानी होती है. तो अगर हमें ये पता AKTU है, AKTU के अंडर में आप सोचिए कम से कम 700 या 800 कॉलेजेस होंगे. तो हाउ AKTU डिफ्रेंशिएट कि विच स्टूडेंट स्टडी इन द GLB, आज कुछ ABS में, कुछ काइट में, कैसे वो करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज कोड. और कॉलेज का नाम तो आपको पता ही, क्या कॉलेज के नाम से मुझे पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज में कौन सा बच्चा है. बट अगर इतना बड़ा चीज हमें याद रखने की बजाय AKTU जैसे आपको एक रोल नंबर प्रोवाइड करता है, इसी तरह से हर कॉलेज को एक कॉलेज कोड प्रोवाइड करता है. कारण क्या है कि ताकि डेटा रिपीटेशन से हम बच पाए. डेटा रिपीटेशन से क्या है, क्योंकि कॉलेज का नाम, एड्रेस बार बार रिपीट होगा हर स्टूडेंट के साथ, तो हम केवल यहाँ पे ये करेंगे. तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिया 6 डेटा स्टोर कर रखा है. रोल नंबर है 1 to 6. स्टूडेंट रोल नंबर 1 का नेम ए मैंने डाला है, वो क्लास CS में है. मान लीजिए फीस मैंने रैंडमली यहाँ 40,000 डाली है, कॉलेज कोड 128 है, और कॉलेज का नाम GL बजाज है, और कॉलेज एड्रेस ग्रेटर नोएडा. तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो आप क्या पोर्शन यहाँ पर रिपीट हो रहा है. यू कैन सी हियर दैट इज दिस पार्ट. अगर आप देखिए तो ये वाला जो पार्ट है दैट मीन्स कॉलेज कोड से लेके कॉलेज, ये जितना भी डेटा, अभी तो मैंने 6 स्टूडेंट डाला है, और आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बार बार रिपीट हो रही है. आप कह सकते हो फीस भी तो रिपीट हो रही है, यस दैट इज ऑल्सो रिपीटेड. लेकिन क्या हर स्टूडेंट का फीस के सामने हमने यहाँ फीस डाला है, क्योंकि फीस तो आपको डालना पड़ेगा. आप चाहो तो उसके लिए भी एक सेपरेट टेबल बना सकते हो. इसी तरह से क्लास में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि वो सेम कॉलेज है तो वो IT ब्रांच का बच्चा है या CS का है या मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का है, तो ये. बट अगर आप देखें तो हर स्टूडेंट के सामने ये जो बिग पोर्शन है दैट इज द कॉलेज इंफॉर्मेशन. क्योंकि जो कॉलेज है आपका AKTU, अगर वो हर स्टूडेंट के सामने इतना डेटा हर बच्चे के नाम के सामने डालता रहे, कॉलेज कोड एंड देन कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, तो यू कैन सी दैट दिस
3 कॉलम्स इज रिपीटिंग, और अगर हमारे पास 1,00,000 स्टूडेंट है तो अननेसेसरी द सेम डेटा इज रिपीटिंग, आई मीन आपका जो स्पेस है सिस्टम का वो कंज्यूम हो रहा है। जबकि आप क्या कर सकते थे, इसे केवल एक बार स्टोर करें और आप इसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बड़े टेबल को हम यहाँ पर फ्रैगमेंट कहेंगे। इसे आगे चल के हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस क्या होता है, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो बड़ा सा डेटाबेस हम बना रहे हैं, डेटाबेस भी एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब टू अवॉइड द रिपीटेशन, ऑलमोस्ट अगर हम जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना है। ये नहीं कि कितनी भी बड़ा टेबल बना ले और उसमें जो डेटा है हमारा बढ़ता ही चला जाए। तो देखो इसी चीज को यहाँ पे नेक्स्ट पीपीटी में मैंने यहाँ पर ब्रेक करके ये 2 टेबल बनाई है। दैट मीन्स द सेम थिंग आई हैव टेकन हियर, दैट इज द पहली टेबल में मैंने लिखा है कॉलेज कोड, दूसरे में कॉलेज नेम, तीसरे आपका जो कॉलम है दैट इज अ कॉलेज एड्रेस। अगर आप प्रीवियस टेबल पे जाएं तो देखिए लास्ट की जो 3 कॉलम थे, इन 3 कॉलम को ही मैंने उठा के एक दूसरी टेबल बना दिया है, और यहाँ पर ये देखिए ये आ गया। तो उस टेबल का नाम मैंने रख दिया कॉलेज टेबल, और उसके नीचे अगर आप देखिए तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे लेनी थी, तो मैंने नीचे वाली जो टेबल रखी है उसमें देखो ये रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस। और अब यहाँ पे आप कहोगे कि जब पहली टेबल को अलग कर दिया है तो ये दूसरी टेबल में कॉलेज कोड कॉमन क्यों रख दिया, आई मीन फिर से मैंने ये कॉलम क्यों रिपीट किया, फर्स्ट टेबल में मैंने तो ब्रेक कर दिया। रीजन क्या है, अगर आप ये डेटा नहीं लिखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि रोल नंबर 1 किस कॉलेज में पढ़ रहा है। इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलेज फॉर द रोल नंबर 1, तो यू कैन से हियर, आप यहाँ से 128 उठाओगे और आप अपनी मास्टर टेबल दैट मीन्स कॉलेज टेबल पे जाओगे और यहाँ पे देखोगे कि 128 कॉलेज कोड का नाम क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि GL बजाज है और इसका जो एड्रेस है वो है ग्रेटर नोएडा। अब देखिए इस कॉलेज टेबल में मैंने AKTU में जितने भी कॉलेजेस आ सकते हैं उन सबका, आई मीन मैंने यहाँ 4 ले रखे हैं कि 129, 130, ये कॉलेज कोड के सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलेज का नाम एक ही बार विजिबल हो रहा है, आई मीन कोड के सामने उसका एक बार नाम है और उसी का एक बार एड्रेस है। जबकि प्रीवियस टेबल में अगर आप देखिए हर स्टूडेंट के सामने यहाँ पर नाम और उसका एड्रेस अननेसेसरी रिपीट हो रहा है। तो वी वांट टू अवॉइड दिस रिपीटिशन, फॉर दैट रीजन वी हैव फ्रेगमेंटेड, आई मीन इसके 2 टुकड़े करे मैंने। इट डिपेंड्स कि आप उस टेबल के कितने टुकड़े कर पाए, आई मीन कितने पार्ट्स बना पाओगे। जितना आप इसे नॉर्मलाइज करोगे, आई मीन जितना डेटा जो रिपीट हो रहा है उसे अवॉइड करोगे, उतना ही आप एक अच्छे डेटाबेस डिजाइनर कहलाओगे। एक अच्छा डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, डेटा को ऑप्टिमाइज करता, अननेसेसरी रिपीटेड चीजों को हटा देता। दैट इज द रीजन हमारा फाइल सिस्टम फेल हुआ था। फाइल सिस्टम और डेटाबेस में जब भी पूछा जाता व्हाई द डेटाबेस सिस्टम इज मच बेटर देन द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में अगर आप बात करें तो आप क्या करते हो, आपको जो सिस्टम है आपने एक फाइल बनाई, उसी की आप दूसरी कॉपी बना सकते हो, तीसरी दूसरे हार्ड डिस्क में, आई मीन पार्टीशंस में डाल सकते हो, कहीं पे भी इवन डिफरेंट नेम रख के आप सेम डेटा को स्टोर कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता है। बट डेटाबेस ऐसा नहीं करने देता। अगर एक डेटा है आपके पास, आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है, तो आप उसमें सेम डेटा दोबारा नहीं डाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कंस्ट्रेंट वेयर यू हैव अप्लाइड द कंस्ट्रेंट। नाउ कम टू दिस पॉइंट अगेन। तो अब आप देख सकते हो कि कॉलेज कोड 128 का अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉलेज टेबल पे जाना होगा और वहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली इस स्टूडेंट टेबल में मैंने केवल GL बजाज की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी थी, दैट्स द रीजन वी डोंट हैव अदर स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज कोड। बट सपोज अगर यहाँ 129 का कोई कोड होगा तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 129 में कितने स्टूडेंट हैं, 130 में कितने स्टूडेंट है, 131 में कितने स्टूडेंट हैं, यू कैन गेट हियर। नाउ अब यहाँ पर इन दोनों टेबल में आप एक चीज अगर ध्यान से देखिए तो इसका जो स्टूडेंट टेबल है, इसका जो लास्ट कॉलम है, ये दिस इज कॉल्ड द वन डोमेन। डोमेन आई मीन डोमेन नेम क्या है आपका, कॉलेज कोड। इस डोमेन के अंदर आप ये जो वैल्यूज देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डोमेन रेंज और यू कैन से डोमेन वैल्यू। यहाँ पर है ये एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती है, हो सकता है 100 हो, 200 हो, 300, दैट आई डोंट नो, तो वो चीजें आपकी डोमेन कहलाती है। इस डोमेन को इंसर्ट करने के लिए जो हम यहाँ पर चेक कंस्टेंट लगा सकते हैं, या हम डिफाइन करते हुए कि भाई ये जो कॉलेज कोड है इसका साइज 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, तो ये सारी हमारी आती है डोमेन इंटीग्रिटी में, बिकॉज वी कैन नॉट इंसर्ट मोर देन द 3 डिजिट। अगर मैंने इसका साइज 3 लिखा है,
चेक कंस्ट्रेंट में क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर कॉलेज कोड 4 तरह का रखा है और मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया कि जो कोड होगा वो 128, 129, 130, 131 के बीच का ही नंबर होगा, इसके अलावा ये कोई नंबर एक्सेप्ट ना करे। इस डोमेन में आप इन 4 नंबर के अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते। दैट इज कॉल्ड द डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट में भी बहुत सारे चेक कंस्ट्रेंट है, ये सारी चीजें, तो ये डोमेन इंटीग्रिटी जिसे बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जो पहला वाला मैंने बताया था एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी में आपने देखा कि यहाँ जो रोल नंबर है मैंने डिफरेंट ले रखे हैं, ये रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखी है। इसका रीजन है कि यहाँ पर मैंने प्राइमरी की अप्लाई करी होगी, इस वजह से यहाँ पे लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे मेन मोटिव है जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि थर्ड पार्ट है आपका, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और कब हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट ही आपका आरडीबीएमएस में आया था, डेटाबेस में आया ही नहीं था। डीबीएमएस में नहीं, आरडीबीएमएस में आया था। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसलिए होती है कि जो हमने ये बड़ी टेबल थी इसको ब्रेक करके 2 छोटी टेबल में डाला डेटा, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन किया। एक रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जो हमारी एक टेबल है कॉलेज टेबल, यहाँ पर ये जो कॉलेज टेबल है और ये एक स्टूडेंट टेबल है। इफ समबडी आस्क कि हमारे पास ये 2 टेबल आपको उसने दे दिया और आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया कि इसमें ये कॉलम है। इफ समबडी आस्क विच वन इज द मास्टर टेबल और विच वन इज द चाइल्ड टेबल, और आप कह सकते कौन सी पेरेंट टेबल होगी, कौन सा चाइल्ड टेबल है। इसका क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 to many रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना होगा। इफ आई आस्क कि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एक कॉलेज में मैनी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉलेज टेबल है आपकी वो मास्टर टेबल है। कॉलेज टेबल आपकी मास्टर टेबल, या इसे हम कहते हैं पेरेंट टेबल। ठीक, पेरेंट टेबल हो गई आपकी। जहां पर 1 का आंसर आएगा वहां पे वो पेरेंट टेबल होगा या मास्टर टेबल होगी। जहां पर मैनी का आंसर आया, क्योंकि स्टूडेंट टेबल क्या है, मैंने बोला एक कॉलेज में मैनी स्टूडेंट पढ़ सकता है, तो मैनी स्टूडेंट का मतलब ये जो हो गई हमारी चाइल्ड टेबल हो गई है, जहां पर मैनी का आंसर हो गया। ठीक, दूसरे अगर उसमें तरीके से अगर हम ये कहें कि एक स्टूडेंट कितने कॉलेज में एनरोल कर सकता है, अगर आप दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे पूछें कि एक स्टूडेंट कितने कॉलेज में एनरोल कर सकता, तो आप कहोगे एक ही कॉलेज में, एट ए टाइम आप केवल एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसका मतलब 1 आंसर अगेन आपको कहाँ मिला, कॉलेज टेबल के लिए, कि एक स्टूडेंट एक कॉलेज में एक बार ही ले सकता है एडमिशन ना। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल 1 की बात करी, तो आप देख रहे हो कि 1 की बात करी तो भी हमें कॉलेज के लिए एक ही जवाब मिला। आप इसे रिमेम्बर करने का तरीका कुछ ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पेरेंट टेबल। पेरेंट का मतलब सपोज अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करें, आप अपने फादर की बात करें, तो आपके फादर है, आप हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो, 3 या 4 बच्चे हो, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, पेरेंट हैव, एक मॉम और डैड, आपके कितने बच्चे हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं, दैट मीन्स एक लड़का एक लड़की, 3 चाइल्ड हो सकते हैं, उसके 4 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम डोंट टेक इन अदर वर्ड्स, बट एक चाइल्ड के 2 फादर नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्शन केस अलग चीज होती है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल फादर की अगर हम बात करें तो केवल एक ही फादर होगा। इन द सेम वे यहाँ अगर हम बात करें कॉलेज टेबल की, तो कॉलेज टेबल, क्योंकि ना हमेशा कंफ्यूजन यहीं पे आता, हाउ टू डिफाइन विच टेबल इज एक्टिंग एज अ, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रक्चर में इस तरह से नहीं होगा जैसा मैंने अभी दे रखा, वो आपको ऐसे ही थ्योरेटिकली लिखा होगा और आपको खुद डिसाइड करना होगा कि इस पूरे डेटाबेस में आपको किसे मास्टर टेबल बनानी है, पेरेंट टेबल बनानी है, और किसको उसके अंडर में चाइल्ड टेबल बनानी है। तो जवाब के लिए आपको हमेशा यही पूछना पड़ेगा। सपोज अगर मैं एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लूं और उसकी कंपनी का एग्जाम्पल लूं, तो एक एम्प्लॉय कितनी कंपनी में काम कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो ऑफिशियली एक ही कंपनी में काम कर सकता है, इलीगली वो कई कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर वो पकड़ता है तो फ्रॉड के केस में आता है। इन द सेम वे एक कंपनी में कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, मैनी आंसर आया, तो एम्प्लॉय टेबल हमारी हो जाएगी चाइल्ड टेबल, और जो हमारी कंपनी टेबल होगी वो पेरेंट टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स द मास्टर टेबल। अब जब हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि हमारा जो यहाँ पे पेरेंट टेबल क्या है और चाइल्ड टेबल क्या है, तो अब आप यहाँ पे ये कर सकते हो
अब आपको जब टेबल डिजाइन करना होगा, जब आप ओरेकल पे डिजाइन करोगे, तो अब आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि कौन सा टेबल में कौन सी प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 टेबल हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि, इसलिए मैंने देखियो सीक्वेंस ऐसा बनाया था कि कॉलेज टेबल को पहले लिखा, स्टूडेंट टेबल को बाद में। इसका मतलब है कि कॉलेज टेबल में ये जो कॉलेज कोड है आपका, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। वॉट एवर डेटा टाइप यू हैव डिफाइंड फॉर दिस कॉलम, वही चीज आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। ये दोनों कॉलम सेम होने चाहिए, नाम भी ऑलमोस्ट हम सेम रखते हैं, वैल्यूज भी वही होगी, डेटा टाइप भी वही होगा। कारण क्या है कि ये दोनों आपस में कंपैरिजन के काम आते हैं, ये वाली कॉलम को इससे हमें कंपेयर करना है। तो जो मास्टर टेबल होगी, इसमें इस वाले को हम रखेंगे, कॉलेज कोड को पीके रखेंगे। पीके का मतलब है प्राइमरी की। हम कॉलेज कोड को मास्टर टेबल में, दैट मीन्स कॉलेज टेबल में, इसको हम प्राइमरी की से डिफाइन करेंगे, जबकि इसी रेफरेंस में हम आएंगे स्टूडेंट टेबल में कॉलेज कोड को हम फॉरेन की नाम से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये क्या होता, फॉरेन की का मतलब हुआ जैसे इंडिया और मान लीजिए अमेरिका की हम बात करें, तो हमारे लिए अमेरिका क्या फॉरेन है। तो यानी कि ये जो कॉलेज स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में ये जो कॉलेज कोड है, ये एनआरआई का रोल करेगा। ओरिजिनली ये यहाँ पर है, ओरिजिनली ये कॉलेज टेबल का पार्ट है, लेकिन उसका एक कॉपी मैंने अपने स्टूडेंट टेबल में जोड़ रखा है। जैसे एक इंडियन है, वो विदेश चला गया तो उसको एनआरआई का हमने दे दिया था। तो सेम थिंग हियर कि हमने यहाँ पर जो कॉलेज कोड लिया है स्टूडेंट टेबल में, इसलिए इसके नाम के सामने यहाँ पे फॉरेन की होगी। इन अदर वर्ड्स, जब हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये फॉरेन की डिफाइन होगा, बट ये फॉरेन की किसके रेफरेंस में होगा। तो हमें ये रेफरेंस यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना होगा कि भाई जो पेरेंट टेबल उसमें 3 मेंबर है, 3 मेंबर में कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस है, बट हम ये जो एनआरआई का जो 3 डेटा में से एक उठा रहे हैं, जहां पे हम पीके डिफाइन कर रहे हैं, उसका रेफरेंस हम इस टेबल पे डालेंगे। तो फॉरेन की के साथ एक कीवर्ड यूज होगा, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस। रेफरेंस वर्ड यहाँ पे लिया जाता है कि हम किस टेबल से इसका रेफरेंस ले रहे हैं और उस टेबल के किस कॉलम से ले रहे हैं, ये भी हमें बताना बहुत जरूरी होगा। तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हाउ टू डिफाइन द मास्टर टेबल, हाउ टू डिफाइन द चाइल्ड टेबल, और यू कैन से पेरेंट एंड चाइल्ड। अगर आपको ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं समझ में आएगा तो आप डेटाबेस नहीं डिजाइन कर पाओगे। दैट इज द मेजर थिंग। कल जो मैंने आपको बताया था वो केवल एक सिंगल टेबल बताई थी, दैट मीन्स कस्टमर टेबल बनाई थी, स्टूडेंट आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, बट ओनली द, हम टेबल ही नहीं बना रहे। अगर हमें टेबल ही बनानी है तो हमारे पास एक्सेल हमारे पास पड़ा, हम सारी इंफॉर्मेशन वहां ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज डेटाबेस बना रहे हैं। डेटाबेस तो हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ द डेटाबेस, बात कर रही हो ऑटोमेटा की नहीं, इन टर्म्स ऑफ द डेटाबेस। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस द रिडंडेंसी इन द प्रेजेंट डेटाबेस, और रिड्यूस द रिडंडेंसी का मतलब है उस बड़ी टेबल को जितने से छोटे टेबल में आप डिवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स हम बड़ी टेबल के टुकड़े बनाएंगे, और इतने टुकड़े, आप कोई लिमिटेशन नहीं कि आप कितने टुकड़े, जैसे मैंने इस डेटा को देख के केवल 2 टुकड़े बनाए, आप 4 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और यही आगे चल के आप ER डायग्राम पढ़ोगे। SQL में तो मैं यहाँ बता रही हूँ, फर्स्ट यूनिट में आपको ER डायग्राम, एक्चुअली डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है ER डायग्राम से। तो आप कह सकते हो ये जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज नथिंग बट द वन मॉडल ऑफ द ER डायग्राम। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकली कि इसको हम कैसे वहां पर डिजाइन करेंगे। तो ये देखते हैं, SQL पे वापस आ जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाए। जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइनिंग के टाइम पे हम सबसे पहले मास्टर टेबल को डिजाइन करेंगे, ना कि हम उसे डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट टेबल को पहले नहीं डिजाइन करेंगे, क्योंकि कारण क्या है, अगर आपने कॉलेज टेबल को पहले डिजाइन नहीं करी और स्टूडेंट को कर दिया तो आप रेफरेंस नहीं डिफाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कल जो मैंने क्रिएट टेबल का काम किया था, तो क्रिएट टेबल नेम, यहाँ पे मैंने कॉलेज ले लिया, एंड देन यहाँ पे फिर मैंने लिया था कॉलेज कोड, तो मैंने यहाँ पे CC कोड डाल दे रही हूँ शॉर्टकट में, C कोड, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा नंबर।
और कॉलेज कोड एक्चुअली मैंने 3 डिजिट में डिफाइन किया है, तो आई एम राइटिंग हियर 3 इसका जो साइज यहाँ पे। तो देखिए ये जो नंबर 3 ब्रैकेट में करके लिखा, दिस इज कॉल्ड द डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, यानी कॉलेज कोड जो है मैक्सिमम आप 3 डिजिट ही अप्लाई कर सकते हो, अगर 4 डिजिट का होगा तो ये नहीं लेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम प्राइमरी की इसे बनाएंगे। प्राइमरी की क्या होता है कि इट इज इसकी जो प्रॉपर्टी दैट इज नॉट नल एंड यूनिक, यानी कि आप जो कॉलेज कोड डालोगे वो हर बार एक डिफरेंट कोड लेगा, सेम कोड नहीं लेगा। प्राइमरी की ये ले लिया मैंने। नाउ पुट द कॉमा, एंड ये जो प्राइमरी की है दैट कम्स अंडर द एंटिटी इंटीग्रिटी, इसलिए मैं हर चीज यहीं पे बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा था कॉलेज कोड। कॉलेज कोड, कॉलेज कोड यहाँ पर जो होगा दैट इज सॉरी कॉलेज नेम, यहाँ पर कोड ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। कॉलेज नेम जो होगा आपका यहाँ पे, कॉलेज नेम के लिए हम डेटा टाइप लेंगे वर्कर2, और इसका साइज सपोज मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। और क्योंकि नाम हमें डालना ही डालना है तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया नॉट नल। अब देखिए यहाँ पर ये वर्कर2 30 ये डोमेन एंटिटी हो गई आपकी, नॉट नल जो हुआ वो आपका हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी, दैट मीन जो फर्स्ट वाला पार्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस है, दैट इज सी, एड्रेस कर दे रही हूं मैं, सी ऐड कर दिया मैंने, शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पर। नाउ दिस इज द वर्कर, अगेन मैंने इसका 30 रख दिया साइज में, और इसे भी मैंने नॉट नल कर दिया कि कुछ ना कुछ अप्लाई करिए। नाउ पुट दिस, और यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसे हम यहाँ पे रन कर लेंगे। तो देखिए ये टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल को देखने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है, DSC, एंड टेबल नेम मैंने यहाँ कॉलेज डाला है। पुट द सेमी कॉलन एंड सेलेक्ट करके आप इसे रन कर सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा। ये टेबल हमारे पास बन गई है। अब ना हमें सेकेंड टेबल बनानी है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक टेबल में प्राइमरी की एक बार इस्तेमाल होगा, नॉट नल यूनिक आप कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये डेटाबेस का रूल है, किसी एक कॉलम को आप प्राइमरी की बनाएंगे, बाकी को आप कुछ भी वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेबल फॉर स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का बनाया। ना यहाँ पे ये लिया। अब हमने यहाँ पर लिया है रोल नंबर, रोल नंबर ले लिया। देन यहाँ पर इसका आप ले सकते हो डेटा टाइप, मैंने यहाँ पे नंबर लिया क्योंकि जनरली रोल नंबर आपका 10 डिजिट का है, तो मैंने 10 डिजिट डाल दिया। अब क्योंकि रोल नंबर आपका सबका यूनिक होना चाहिए, तो इस टेबल में जो रोल नंबर होगा वो प्राइमरी की होगा, कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो एस नेम मैंने लिख दिया, एस नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसका डेटा टाइप आप ले सकते हो वर्कर2। और मान लीजिए स्टूडेंट का नेम का साइज मैंने 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, और इसे भी आपने नॉट नल बना दिया। नाउ दिस, नेक्स्ट मैंने शायद जो स्ट्रक्चर दिखाया था फी था, नहीं क्लास था, क्लास। नाउ क्लास में मैंने यहाँ पर ले लिया वर्कर2 अगेन, क्योंकि यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जो डिजिट डिफाइन करी है 4 करी है। साथ ही आप यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, चेक चेक इन क्या है क्लास, चेक क्लास इन मैंने इसलिए लगाया, इन एक ऑपरेटर है यहाँ पर। आप यहाँ पर एक तो सिंगल कोट्स लगा दिया, CS लिख दिया मैंने, आई मीन CS और IT ही डालना चाह रही थी मैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं लेगा। तो दिस इज द चेक कंस्ट्रेंट कि अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि जो क्लास है उसके अलावा कुछ ना हो, तो चेक एक कंस्ट्रेंट है, तो चेक वर्ड यूज किया। देन यहाँ पर उसका किस पे लगा रहे हैं वो लिखा, तो क्लास इन यहाँ पर आपने, और इन को हटा के आप यहीं ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं, दैट इज द ऑप्शनल। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं फी। फी जो है वो हमारा नंबर टाइप होगा, लेकिन नंबर क्यों होगा, यहाँ पर सी लैंग्वेज की तरह फ्लोट नहीं है, नंबर को ही आप फ्लोट बना सकते हो। सपोज फी अगर डेसिमल में है तो मैंने यहाँ पर लिखा है 8,
8,2 कर दिया। इसका मतलब है टोटल जो फीस के लिए स्पेस अलॉट होगी, मेमोरी जो अलॉट होगी वो 8 डिजिट का है। 8 में से 6 जो है आपका इंटीजर काम करेगा और 2 पार्ट जो होगा उसका डेसिमल पार्ट होगा। ठीक, तो दिस इज द फी हियर एंड नाउ क्लोज दिस, नाउ पुट द सेमीकोलन। तो यहाँ पे फ्लोट के लिए अलग से कुछ नहीं, आप नंबर में ही फ्लोट की तरह इसे यूज कर सकते हो। तो नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ फ्लोट 8,2। नाउ रन दिस, मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसमें एक चीज और भूल गई, मुझे कॉलेज कोड डिफाइन करना था, वो यहाँ पे रह गया। दैट इज अ कॉलेज कोड। ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, सी कोड। तो यहाँ पे आप लिखोगे सी कोड, क्योंकि रेफरेंस बताना है, सी कोड। एंड देन ऊपर जो डेटा टाइप था, आप ये देखो नंबर है और उसका 3 है, तो आप इसका भी डेटा टाइप सेम रखोगे। तो नाउ नंबर, साइज यहाँ पर मैंने दिया 3, और यहाँ पर हम इसको फॉरेन कीवर्ड आप स्किप कर सकते हो, मैं बताऊंगी फॉरेन की कैसे देते हैं। ये हम रो लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, जब हम टेबल लेवल पे जब हम ये कीज को डिफाइन करते हैं कंस्ट्रेंट को, तो हम वहाँ फॉरेन कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड यूज होगा रेफरेंसेस, रेफरेंसेस एस लगेगा। एंड रेफरेंस किस टेबल से है, कॉलेज। कॉलेज के किस कॉलम से है, तो दैट इज अ सी कोड। एंड दिस इनवैलिड कैरेक्टर, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गई है, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, ऐसे थोड़ा बड़ा करके। देखिए यहाँ पे ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट में जो रोल नंबर लिया है मैंने वो प्राइमरी के लिया है, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए ना। उसका नेम नॉट नल किया, क्लास लिया और क्लास में मैंने एक चेक कंस्ट्रेंट लगाया। ये यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस छूट गया था, तो ये क्लास लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाओगे, फिर क्लास इन, यानी क्लास में हम केवल CSIT के अलावा कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। यही 2 कीवर्ड हमारा अंदर जाएगा। फीस के लिए मैंने यहाँ फ्लोट डिफाइन किया। फ्लोट को कैसे डिफाइन करते हैं, 8,2 किया, तो 6 पार्ट इसका इंटीजर होगा, बाकी 2 पार्ट जो होगा उसका डेसिमल पार्ट होगा। नाउ अब ये कॉलेज कोड जो है, ऊपर जो टेबल डिफाइन करी थी कॉलेज, उसका जो ये फर्स्ट कॉलम है वो सेम इसके लिए रेफरेंस का काम करेगा। यहाँ पर तो ये हमने यहाँ पे लिखा कॉलेज कोड, डेटा टाइप वही रहने दिया। नाउ रेफरेंसेस, व्हाट इज द टेबल फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस रेफरेंस, तो आपको कॉलेज उसका टेबल का नाम, फिर उसको ब्रैकेट में लिख के उसके किस कॉलम से रेफरेंस ले रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो नाउ दिस टेबल इज क्रिएटेड। नाउ अगेन आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर रेडी हुआ कि नहीं, तो DESC, नाउ स्टूडेंट एंड पुट द सेमी कॉलन हियर एंड रन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये 5 कॉलम यहाँ पे डिफाइंड हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्रिसीजन्स में आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो फीस वाले में यहाँ पे प्रिसीजन में 8 आया और स्केल कितनी 2 तक है, बाकी सब में देखिए 0 दे रखा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं डेटा। अब सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कि एक चीज और, यहाँ पर आप इंसर्ट करने के कई तरीके हैं, बट मैंने कल जो फॉलो किया था वही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज देखिए मैं स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करने जा रही हूँ, अभी मेरी जो कॉलेज टेबल है वो एम्प्टी है, तो ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज
और सबसे पहले हमने कॉलेज कोड डालना है, तो 128 मान लीजिए 123 मैंने डाल दिया, कॉमा, देन स्टूडेंट का नेम है मान लीजिए ए डाल दिया, और ए को हमें सिंगल कोट्स में लेना है, आप ऐसे नहीं ले सकते, तो ए ले लिया, नेम है, नेम के बाद है क्लास, क्लास में अब देखिए यहाँ पर मुझे CS लिखना है तो मैंने CS लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ बोलो मैम, ये जो लिखी है var_2, इसका क्या मतलब है? जो 2 लगा हुआ है आगे। आई विल डिस्कस दिस वन लेटर। var_2 जो है, var जो है वेरिएबल कैरेक्टर है, इसका पहला वर्जन आया था कैरेक्टर, देन दूसरा वर्जन आया var, और जब 2000 वाली प्रॉब्लम आई थी ना, 2K वाली प्रॉब्लम कि सिस्टम, आपको पता होगा कि पहले हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते थे, जो ईयर जो लिखते थे वो 99 या 89 कुछ ऐसा लिख देते थे, 2 ही डिजिट होता था। जब 2K में क्या हुआ, सिस्टम सारे खराब होने लगे थे, तो वहां पे ईयर को 4 डिजिट में डाला गया था। इस वजह से उस समय इसका ये लिया गया था एडवांस वर्जन, तो इसका नाम var_2। आई मीन इसका फर्स्ट वर्जन है कैर, दूसरा है var, एंड var_2 उससे ज्यादा डेटा स्टोर कर पाता है। बस ये 2 लगाने का मतलब यही था रीजन कि ये 2000 में इजाद हुआ था, कह लो, आई मीन इन्वेंट हुआ था, तो उसका एडवांस वर्जन है var, वेरिएबल कैरेक्टर का। जिस तरह से C लैंग्वेज में कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर, उसी तरह से यहाँ पर ये अगर हमें न्यूमेरिक विथ अल्फाबेट लिखनी है तो var_2 का, तो हम लोग एडवांस वाला यूज करते हैं। यू कैन यूज हियर कैर ऑल्सो, var ऑल्सो, आई मीन 2 ना लगाए तो भी काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आया हमारे पास क्लास डाल दिया, फी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40,000 डाल दिया। नेक्स्ट हमारा जो है कॉलेज कोड, अब देखिए, अच्छा रोल नंबर मैंने 123 लिया था, कॉलेज कोड सपोज आपका 128 है, तो रोल नंबर 10 डिजिट का ले रखा है, तो चलिए कुछ भी और डाल दीजिए, यहाँ पे ये हो गया। अब ना क्लोज दिस। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि देखो अगर आप सही सही बताती रहूंगी तो आपको गलतियां एडिट करना नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ इंसर्ट करना चालू किया, तो ये देखो क्या बोल रहा है, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। चेक कंस्ट्रेंट क्यों वायलेटेड हो गया, आपकी जो मास्टर टेबल है वो एम्प्टी है, क्योंकि ये मास्टर टेबल से 128 को रेफरेंस ढूंढ रहा है, क्योंकि ये रेफरेंस कीवर्ड है ना यहाँ पे, रेफरेंस। जब आपके पेरेंट टेबल में 128 नाम का कोई यूजर है ही नहीं, आई मीन वहां पे कोई डेटा ही नहीं पड़ा हुआ है, तो ये चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं करने देगा। ये उन्हीं डेटा को इंसर्ट करने देगा जो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है। आई मीन मास्टर टेबल में कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, तो बोलेगा कि जो मास्टर टेबल है, तो ये बोल रहा है चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पर वायलेटेड हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, ये CS मैंने लोअर में लिख रखा है, तो इसे कैप्स में डाल दो। एक बार और रन करके देखते हैं। वो पहला जो था चेक कंस्ट्रेंट CS के लिए आ रहा था, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। आई मीन ये जो पेरेंट की है, क्योंकि ये तो चाइल्ड है, पेरेंट इसका मिल ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम जाके कॉलेज टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, नाउ कॉलेज टेबल नेम, यहाँ पे मैंने कॉलेज लिखा, वैल्यूज। अच्छा ये जो मैं लिख रही हूँ वैल्यूज के बाद आप देखते हो कि सीक्वेंस वही रखती हूँ जो टेबल के कॉलम का सीक्वेंस है। तो पहले है रोल नंबर, सॉरी कॉलेज कोड है, तो कॉलेज कोड मैंने 128 डाला, कॉमा कॉलेज नेम मान लीजिए मैंने यहाँ पे GLB ITM डाला। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे एड्रेस, मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा लिखा, एंड क्लोज दिस एंड पुट द सेमीकोलन। नाउ रन दिस। आप रन करोगे तो ये रन कर जाएगा। देखिए ये 1 रो इंसर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कॉलेज टेबल में 1 रो इंसर्ट हो गया, तो अब हम स्टूडेंट टेबल का ये डेटा काम करते हैं, तो देखो ये काम कर जाएगा। यहाँ पे भी 1 रो इंसर्ट हो गया। अब आप चाहो तो जाके देख सकते, कारण क्या है कि उसको 128 के रेफरेंस में यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ 128 की जगह 129 करूँ मैं, और यहाँ रोल नंबर चलो मैं बदल दे रही हूँ, 1 डिजिट और बढ़ा दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे बाकी चीजें ले लेगा, तो अब देखो यहाँ पे फिर ये कुछ बोलेगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। कारण क्या है कि जो आपकी पेरेंट टेबल है उसमें 128 का तो रिकॉर्ड है, पर 129 का रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वजह से इसने फिर से वो कर दिया। तो केवल आप वही डेटा इंसर्ट कर पाओगे यहाँ पर जिसमें आपके पेरेंट डेटा से ये मैच। आई मीन कभी भी आप कॉलेज कोड को स्टूडेंट टेबल में एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी, और जो कि मास्टर टेबल की वैल्यू से मैच कर रहा हो। लेट्स सी दिस कि यहाँ पर दोनों टेबल का डेटा देखते हैं, फ्रॉम कॉलेज
हमेशा जिस पार्ट को आपको रन करना है उसको सेलेक्ट करके रन करना, वरना एरर आएगी, क्योंकि मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 128 GLB ITM ग्रेटर नोएडा। अब इसी तरह से अगर मैंने यहाँ कॉलेज की जगह स्टूडेंट लिखा, उसमें भी एक रिकॉर्ड आ गया होगा, स्टूडेंट। ये यहाँ पर आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो टेबल मैंने बनाई, कॉलेज एंड स्टूडेंट टेबल, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनके बीच एक रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जो नंबर ऑफ टेबल्स किसी एक सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रपोजल भरा है, आप उसमें अगर अपना डेटाबेस बना रहे हो तो आप देखना कि डेटाबेस बनाते वक्त आपको ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे रिडंडेंसी को कम करने के लिए एक ही टेबल नहीं बनाते बल्कि मल्टीपल टेबल बनाते हैं, और मल्टीपल टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। अभी तो मैंने आपको फिजिकली यहाँ पर एक कॉमन कॉलम दिखाया है, कई बार ऐसा होगा कि दो टेबल के बीच में कोई कॉमन भी नहीं होगा, फिर भी उनके बीच में रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे इन दोनों टेबल के बीच में आपने देखा कि कॉलेज और स्टूडेंट टेबल में एक फिजिकल कॉमन कॉलम था, दैट इज दिस वन, कॉलेज कोड। जबकि अभी ऐसे भी टेबल्स आप देखेंगे कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन उनके बीच में कोई कॉमन कॉलम आपको नजर नहीं आएगा। आई विल टेल लेटर कि नेक्स्ट लेक्चर में कैसे उसको हम देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि आज ये रेफरेंस इंटीग्रिटी जो बताई मैंने। हेलो, यस मैम। अब एक चीज यहाँ पे मैं बोलो, अब यहाँ पे देखो, ये जो है एक पीपीटी में मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये सारा फिर से एक एग्जाम्पल है। आप लोग अब इतना समझ चुके हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एवरीथिंग हियर। तो ये देखो यहाँ पर ये जो मैंने बना रखा है, ये कस्टमर टेबल है, ये भी कस्टमर टेबल जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, कस्टमर टेबल। आप यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल जो है यहाँ पर ये खाली है, आई मीन इसमें कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं है, केवल डोमेन इंटीग्रिटी यहाँ पर अप्लाइड है सब जगह। एक डिफॉल्ट वैल्यू है, सपोज अगर आपकी जो फीस है हर स्टूडेंट की 40,000 है और आपको बार बार डालनी पड़ रही है, तो आप वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे यहाँ मैंने परमानेंट लिखा है कि कस्टमर टाइप क्या परमानेंट यहाँ, तो अगर आप कुछ भी इंसर्ट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक परमानेंट ले लेगा। तो आप डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ 40,000 सेट कर दोगे तो सभी की फीस 40,000, जब भी कोई डेटा एंट्री करोगे तो 40 ले लेगा। अब देखो ये सेम टेबल है लेकिन विथ कॉलम कंस्ट्रेंट, आई मीन यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बना है, सेम टेबल है, इसमें भी देखो यहाँ पे अब नंबर के साथ कंस्ट्रेंट लगाया है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंस्ट्रेंट का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। ये प्राइमरी की मैंने अभी तक यूज किया था, लेकिन इस कंस्ट्रेंट इस वाले टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया मैंने शॉर्टकट PK1। कंस्ट्रेंट एक कीवर्ड है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली दे दोगे और इस कंस्ट्रेंट का एक नाम होगा, जैसे हम सभी का एक निकनेम होता है और एक जो ऑफिशियल नेम होता है वो होता है। इसी तरह से प्राइमरी की उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन इसका निक नेम सिस्टम ऑटोमेटिक डिफाइन कर देता है जब हम ये वाला पार्ट डिफाइन नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम क्यों निकनेम देना प्रेफर करते हैं कि आप जो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हो टेबल पे, समटाइम्स वी रिक्वायर्ड टू ड्रॉप दैट। आई मीन अगर आप चाहो कि कंस्ट्रेंट हटा दो ताकि हर कोई डेटा एंट्री कर सके, उसमें इतना ज्यादा वैलिडेशंस नहीं लगाना है, तो हमें अगर निकनेम पता होगा तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप PK1, इसका जो निकनेम है। तो नाम डिफाइन करने के लिए हमें एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है कंस्ट्रेंट, और ये PK1 इसका निकनेम हो गया। इसी तरह से कस्टमर के नेम में भी यहाँ पे नॉट नल डाला उसने, यहाँ पर नॉट नल के लिए निकनेम हमने यहाँ पर लिखा है NN1 और उसका कंस्ट्रेंट कीवर्ड है ये। डेट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कस्टमर की इनकम पे भी देखो यहाँ चेक कंस्ट्रेंट लिखा है कि इनकम जो आप इंसर्ट करोगे भाई वो 0 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट डाल दिया
और आप देखिए तो इस कंस्ट्रेंट का कोई निकनेम नहीं रखा गया, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि कीप द निकनेम। नाउ नेक्स्ट यहाँ कस्टमर टाइप। अब देखो इस वाले कॉलम पे 3 कंस्ट्रेंट लगाए गए हैं। एक तो डिफॉल्ट डाल दिया कि डिफॉल्ट क्या है, अगर आप कुछ एंटर नहीं करोगे तो पी ले लेगा, पी का मतलब है परमानेंट। एंड दूसरा क्या लिया है, कंस्ट्रेंट एक कीवर्ड है और टाइप 1 लिखा और उसमें दूसरा इसमें चेक लगा दिया कि कस्टमर टाइप जो होना चाहिए तो पी होना चाहिए, टीटी स्टैंड्स फॉर द टेम्परेरी एंड पी फॉर द परमानेंट। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट टाइप 2 और इसे यहाँ पे लिखा नॉट नल, आई मीन ये निक नेम है इसका। टाइप 2 का मतलब यहाँ पे नॉट नल का नाम इसने टाइप 2 रख दिया और यहाँ पे टाइप 1 रखा हुआ है। नाउ कस्टमर का पैन कार्ड और यहाँ पर जो हमने यहाँ पे कीवर्ड है कंस्ट्रेंट और इसका निकनेम है पैन 1 और कंस्ट्रेंट का नाम है यूनिक, यानी पैन कार्ड जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। इवन अगर आप नहीं आपके पास पैन कार्ड तो आप वहाँ नल एंटर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ प्राइमरी की नहीं अप्लाई हुआ। तो दिस इज द सेकेंड वे टू डिफाइन द कंस्ट्रेंट विथ नेम। यहाँ पर नेक्स्ट पीपीटी में देखो, यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ ना कॉलम लेवल, हर कॉलम के सामने ही उसके कंस्ट्रेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पीपीटी में ये दिखाया गया सेम वही काम है लेकिन यहाँ पे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट डिफाइन किया। आपने क्या किया, सबसे पहले कस्टमर आईडी उसका ये सारा नंबर टाइप बता दिया, देन वर्क एंड नेम का आपने स्टार्टिंग में यहाँ तक 6 लेवल तक अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली जैसे हम टेबल डिफाइन करते हैं वैसे विदाउट द कंस्ट्रेंट। अब हमें लगा कि नहीं हमें तो कंस्ट्रेंट अप्लाई करना था तो हमें टेबल लेवल पे जाके भी कर सकते हैं। हमने यहाँ कंस्ट्रेंट का नाम लिखा, उसका निकनेम डाल दिया और कंस्ट्रेंट टाइप क्या है वो बता दिया, दैट इज अ प्राइमरी की है। ये प्राइमरी की किस पे लगाई गई है, दैट इज द कस्टमर आईडी और कस्टमर डेट ऑफ बर्थ। वैसे डेट ऑफ बर्थ पे हम प्राइमरी की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए जब आप कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट को यहाँ डिफाइन करते हैं तो प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक ही बार यूज होती है, एक से ज्यादा बार हम इसे नहीं यूज कर सकते। दूसरी चीज अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे लगाना है तो आपको इसी तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। आप देखिए प्राइमरी वर्ड तो एक ही बार यूज हुआ है लेकिन इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया और ये आप मैक्सिमम 16 कॉलम यानी 16 कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमा करके और भी कॉलम डाल सकते हैं, पैन नंबर, कस्टमर टाइप, इन सब पे आप लगा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देगा आईडी को देगा, पहले वो इसे करेगा फिर इसको, आई मीन जो प्रायोरिटी मिलेगी वो फर्स्ट कॉलम को मिलेगी जो भी फर्स्ट नंबर पे डिफाइंड होगा यहाँ पर। फिर ये सेकंड प्रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ को देगा, फिर थर्ड पे जो होगा वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा कंस्ट्रेंट हमने लिया UK1, यूनिक को शॉर्टकट में लिख दिया UK1, आई मीन इसका निकनेम UK1 कर दिया और किस पे अप्लाई किया है, केवल कस्टमर के पैन नंबर पे। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कंस्ट्रेंट आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो किस कॉलम पे है, तो उसे आप ब्रैकेट में यहाँ डिफाइन करोगे। इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर का जो इनकम था उसके ऊपर चेक कंस्ट्रेंट, ये रहा कस्टमर का इनकम जो कॉलम, यानी कि टेबल में आपको यही 6 कॉलम ही दिखाई देंगे, ये 3 कॉलम नहीं है, 3 केवल उसके वैलिडेशंस हैं, कंस्ट्रेंट है या इंटीग्रिटी जिसे हम बात करें। तो इंटीग्रिटी को आप चाहे यहाँ पे रोल वाइज आप डिफाइन करें या फिर आप टेबल लेवल पे डिफाइन करें। तो ये टेबल लेवल पे डिफाइन करने का ये फायदा होता है कि कॉमा करके आप एक से ज्यादा बार यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दिस इज द रीजन। अब देखो यहाँ पर ये कस्टमर टेबल थी, यहाँ पर सेल्समैन है, सेल्समैन का देखो एक टेबल बनाया और यहाँ पे देखो नंबर लिखा, आई मीन ये कस्टमर आईडी का रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि इसमें क्या सेल्स आईडी, सेल्स डेट, सेल्स टाइप, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी में आप यहाँ पर देखो तो इस वाले कॉलम का रेफरेंस लिया गया है पहली वाली टेबल से और सेम नाम ही रखा गया है। नाउ यहाँ पे डेटा टाइप भी वही है जो इस वाली टेबल का था। एंड देन जो अभी हमने स्टूडेंट के साथ किया था यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड इस्तेमाल हुआ, किस टेबल से लिया, कस्टमर से और कस्टमर आईडी। अब इस वाली टेबल को देखो इसी तरीके से अगर हमें पहली वाली टेबल की तरह डिफाइन करना हो, यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है वो रो लेवल पे, आई मीन हर रो के सामने यहाँ पे डिफाइन, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टेबल पे है। सेम टेबल है, देखो अब यहाँ पे प्राइमरी की को रो लेवल पे ही रहने दिया, लेकिन अगर आप देखें तो फॉरेन की यहाँ वर्ड एक यूज हुआ है। कारण क्या है, ये जो कस्टमर आईडी है ये रेफरेंस टेबल है हमारी कस्टमर नाम की टेबल से। तो कस्टमर आईडी यहाँ लिख दिया, डेटा टाइप लिख दिया, बट यहाँ पे ना डिफाइन किया तो हमने उसको टेबल लेवल पे डिफाइन किया। तो हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, इस कस्टमर आईडी को हम फॉरेन की बना रहे हैं तो ये कीवर्ड यूज करोगे। किस कॉलम पे, यानी ये सेल्स टेबल के किस कॉलम पे लगा रहे हैं, तो ये कस्टमर आईडी पे, तो उसके बगल में आप लिखोगे यहाँ पे कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है, किसके रेफरेंस में है,
कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के रेफरेंस में, क्योंकि ये जो कॉलम है ये दोनों टेबल में सेम नेम से होता। इवन आप टेबल का जो ये कॉलम है कस्टमर आईडी, इसका नाम आप डिफरेंट कर सकते हो। सपोज करो यहाँ कस्टमर आईडी 1 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, यू कैन कीप द नेम डिफरेंट। बट कंफ्यूजन क्या होता है कि फिर आप समझ नहीं पाते हो कि पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल में किससे रिलेट करना है। तो आदमी देख के बता देता है ये दोनों कॉलम जो है दोनों टेबल में सेम है। आप नेम डिफरेंट रख सकते हो डिफरेंट, लेकिन कॉलम का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, वरना ये क्रिएट नहीं करने देगा टेबल को। तो व्हेन यू वांट टू यूज द फॉरेन कीवर्ड यू हैव टू डिफाइन द रेफरेंस। जो कॉलम है वो आपको टेबल लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा। एनीबडी हैव डाउट? तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका डिफाइन करने का आपको ये पीपीटी पे मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। तो आज जो है मैंने आपको टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये पूरा डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आज ही लूंगी मैं 4th क्लास में, वो आप वहां पर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो ये आज क्रिएशन का जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको समझा दिया। स्टिल यू हैव द डाउट, तो डाउट सेशन में जाके हम इसे क्लियर कर लेंगे।